दोस्तों, यदि आपने किसी पर भरोसा करके चेक लिया था और वो बाउंस हो गया है, तो ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, बल्कि एक कानूनन एक अपराध भी है। आपके पास कई ऐसे मजबूत रास्ते हैं उस व्यक्ति से पैसा वसूलने के। बस ज़रूरत है तो सही कदम उठाने की। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने किसी से चेक लिया और वो बाउंस हो गया और अब वो पैसा नहीं दे रहा है, तो कैसे उस पैसे को वसूला जाए, क्या उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है। यदि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप इस वीडियो को देखिए और आप पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे कि कैसे आप उस व्यक्ति से पैसे को वापस ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस चैनल को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए अपना सहयोग दे सकें, ताकि हमें और भी बेहतरीन विषयों पर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि चेक बाउंस के केस में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है लिखित मेमो ले। लिखित मेमो क्या होता है? जो बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है। चेक बाउंस होते ही बैंक डिसोनर मेमो देता है और ये लेना ज़रूरी होता है। बैंक के द्वारा जहाँ पर भी आपने चेक को लगाया था कि उसके बदले में आपको पैसा मिले या इसका जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसी बैंक के द्वारा आपको डिसोनर मेमो दिया जाता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि चेक बाउंस क्यों हुआ। ये चेक के साथ मिला होना चाहिए, जिस पर यह लिखा होता है कि चेक बाउंस का कारण क्या है। वास्तव में चेक किस कारण से बाउंस हुआ है? क्या सिग्नेचर मैच नहीं हुए हैं, या फिर उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं है, या फिर उसके अकाउंट में कोई और अन्य समस्या है? तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। चेक किस प्रकार से बाउंस हुआ, किस कारण से बाउंस हुआ, ये चीज़ें उस पर डिसोनर जो मेमो है उस पर लिखी होती है। तो ये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप आगे की कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर सके। चेक और मेमो की फ़ोटोकॉपी को सुरक्षित रखें, ताकि आप आगे की कानूनी प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकें, और ये मेमो आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सबूत होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि चेक बाउंस हो चुका है तो बैंक से जो है मेमो लेना है और उसको सुरक्षित अपने पास रखना है। चेक की फ़ोटोकॉपी भी और उस मेमो की फ़ोटोकॉपी भी, इन दोनों चीज़ों को सुरक्षित तरीके से अपने पास रखनी है, क्योंकि यही मुख्य आधार है, मुख्य सबूत है या मुख्य एविडेंस है, जिसके आधार पर आप आगे की प्रक्रिया को करेंगे और उसी के आधार पर आप केस जो आपके पैसे हैं उसको वसूल सकते हैं। चेक बाउंस पर लीगल नोटिस भेजें। दूसरा कदम क्या है? पहले आपने चेक मेमो ले लिया, उसके बाद आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर नोटिस भेजना ज़रूरी होता है, अन्यथा उसको अमान्य मान लिया जाता है। तो जो आपका चेक बाउंस हुआ था उसका आपने मेमो भी ले लिया है, उसके 30 दिनों के बाद आपको उस व्यक्ति के पास एक लीगल नोटिस भेजना होता है, एक कानूनी चेतावनी भेजनी होती है। नोटिस में चेक की रकम, अब देखिए जो जो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है वो सुन लीजिए। नोटिस में चेक की रकम, तारीख, कारण, किस कारण से बाउंस हुआ, और 15 दिन की समय सीमा का उल्लेख आपको करना होगा। चेक की रकम क्या थी, कितनी तारीख का वो चेक था और किस कारण से बाउंस हुआ है, वो चीज़ें आपको उसमें बतानी होती है उस नोटिस में। नोटिस रजिस्टर डाक से भेजिए और रजिस्ट्री अपने पास रखिए। रजिस्टर डाक से उसे भेजिए, ताकि आपके पास प्रमाण हो कि आपने उस व्यक्ति के पास नोटिस भेजा है। उस नोटिस की एक कॉपी और रजिस्ट्री की जो रसीद है वो आपके पास संभा करके रखिए, वो अपने पास संभाल करके रखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। नोटिस का ड्राफ्ट स्पष्ट, सटीक और कानूनी होना चाहिए। जो नोटिस आप भेज रहे हैं वो स्पष्ट लिखा हो, सटीक रूप में लिखा हो, कानूनी भाषा का उसमें प्रयोग हो, अपशब्द ना हो, लेकिन मुख्य रूप से जो कानूनी बात है वो उसमें लिखी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को पैसे को वापस करना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी है। नोटिस की जो भाषा है वो ऐसी हो कि उस व्यक्ति को मजबूर कर दे कि वो जल्दी से जल्दी आपको पैसा लौटाने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप नोटिस भेजें और नोटिस बेहतर तरीके से ड्राफ्ट कराएं। नोटिस की कॉपी अपने पास रखें और रसीद भी अपने पास संभाल करके रखें। सबसे पहले आपने किया कि आपने चेक मेमो बैंक से लिया, उसके बाद आपने उस व्यक्ति को नोटिस भेज दिया है। नोटिस में सभी चीज़ों को आपने लिख दिया है कि आपने इस उद्देश्य से मुझे चेक दिया था, इतनी तारीख को चेक दिया गया था, इतने रुपए का चेक दिया गया था और मैंने इसे इस बैंक में लगाया, लेकिन ये बाउंस हो गया। बाउंस होने का कारण ये है। इसीलिए आपको ये हिदायत दी जाती है कि 15 दिन के अंदर आप इस पैसे को वापस दे दें, पैसे को मेरे पास भेज दें किसी भी माध्यम से। लेकिन यदि आपने पैसा नहीं भेजा है तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ 138 एनआई एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चेतावनी भी आपको लिख देनी है।
जितना भी समय आप उसे देना चाहे 15 या 30 दिन का, वो आप दे सकते हैं कि इतने दिनों के अंदर पैसे को लौटाना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आप पैसे को नहीं लौटाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा। अगर 15 दिन में पैसा ना मिले तो धारा 138 एनआई एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको केस दर्ज करने का अधिकार होता है। लेकिन नोटिस भेजना इससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नोटिस के अभाव में आप इस केस को दर्ज नहीं कर सकते। चेक बाउंस हुआ, मेमो लिया, उसके बाद नोटिस भेजा और उसके बाद भी यदि पैसा नहीं मिलता है तो फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत आपको केस दर्ज करना होगा। ये मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज होता है। जिस जज को आदेश करने का यानी दंड देने का अधिकार हो या पैसा वसूलने का अधिकार हो, उसके पास आपको ये केस दर्ज करना होगा। मजिस्ट्रेट साहब के पास आपको ये केस दर्ज करना होता है। ये उस कोर्ट में होगा जहां चेक बाउंस हुआ या नोटिस भेजा गया। दोनों में से किसी भी स्थान पर आप ये केस दर्ज कर सकते हैं। एक तो वहाँ जहाँ से चेक जारी किया गया था, या फिर जहाँ पर चेक बाउंस हुआ है, तो इस स्थान से आप जो है वो नोटिस भेज सकते हैं। दोस्तों, ये उस कोर्ट में भेजा जाएगा जहाँ पर चेक बाउंस हुआ था या फिर नोटिस भेजा गया था। दोनों ही स्थानों पर आप ये चेक बाउंस का जो मुकदमा है वो कर सकते हैं। कोर्ट आरोपी को समन भेजकर पेश होने का आदेश देगा। जब आपने केस दर्ज कर दिया है उसके बाद उसको नोटिस भेजा जाएगा और उसे आदेश दिया जाएगा कि वो कोर्ट में हाजिर हो, क्योंकि उसके कारण ये जो केस है वो दायर करना पड़ा है। तो उसको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में आना होगा। अब देखिए, कोर्ट की कार्यवाही और जुर्माना किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं। यदि वो कोर्ट में हाजिर हो और वो कह दे कि हाँ मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, इस कार्रवाई को समाप्त कर दीजिए, तो जब वो पैसा दे देगा उसका प्रमाण उस केस में दाखिल होगा और केस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता, अगर दोष साबित हो जाता है, तो आरोपी को 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और डबल रकम का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर कोर्ट यदि चाहे तो दोनों में से एक कर सकती है। तो ये प्रावधान लागू होता है, यानी 2 साल की सज़ा चेक बाउंस के मामलों में होती है। कोर्ट समझौते का भी मौका दे सकती है जिससे मामला जल्दी सुलझ जाए। यानी आपको कहा जाएगा, उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप इस मामले को सॉर्ट आउट कर लें, ताकि कानूनी प्रक्रिया में उलझने का मौका ना मिले और आपको सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। इसीलिए आपको हिदायत दी जा रही है कि आप समझौता यदि करना चाहे तो कर सकते हैं, और यदि आप समझौता करना चाहते हैं तो उससे जितने भी रकम पर समझौता हो वो करके आप ये कह सकते हैं कि मुझे मेरा पैसा मिल चुका है, और आप उस केस को बंद करवा सकते हैं। लेकिन यदि वो पैसा नहीं दे रहा है और कोर्ट में हाजिर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उसकी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं। यदि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, फिर उसके नॉन बेलेबल वारंट जारी होंगे, और यदि उसके बाद वो नहीं मिलता तो फिर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। जहाँ पर भी वो मिलता है वहीं पर उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होगी। यदि दोष सिद्ध हो जाए तो 2 साल तक की सज़ा या फिर डबल रकम का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। अब देखिए, अन्य विकल्प आपके लिए क्या है और अन्य आपके लिए सुझाव क्या है, ताकि आप इस कोर्ट कचहरी का चक्कर है इससे भी बच सके और जल्दी से जल्दी अपना पैसा भी वापस ले सके। तो सबसे पहले तो समझौते या मध्यस्थ के माध्यम से सुलह कराने का प्रयास करें। या तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो आपको भी जानता हो और उस व्यक्ति को भी जानता हो। यदि वो सीधा आपसे बातचीत नहीं कर रहा है या फिर पैसे को लौटाने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप या तो मध्यस्थ के माध्यम से उसको बुलवा सकते हैं, दोनों बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको भी जानता हो आपको भी जानता हो, वो व्यक्ति आप दोनों की बातचीत करा सकता है। पहले वो आपकी बातों को सुनेगा, फिर उसकी बातों को सुनेगा। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद आपको बता देगा कि ये निर्णय हुआ है, यदि आप सहमत हैं तो बताइए। तो मध्यस्थ के माध्यम से भी समझौता किया जा सकता है, ताकि कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके। लेकिन हाँ, नोटिस जरूर भेज दीजिए ताकि आपके पास कार्रवाई करने का विकल्प शेष रहे। अगर बार बार बाउंस हो तो कार्रवाई भी कर सकते हैं, अलग से भी कार्रवाई की जा सकती है धोखाधड़ी के तहत, यदि चेक बाउंस बार बार किया जा रहा है। लेन देन में हमेशा लिखित सबूत ले, ताकि आपका मामला मजबूती से कोर्ट के समक्ष रखा जा सके। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं। याद रखिए, चेक बाउंस को हल्के में ना ले। 138 एनआई एक्ट आपकी सुरक्षा करता है। चेक बाउंस के मामले को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल करके रहेगा। यदि थोड़ा समय लग जाएगा तो उसके ही हिसाब से आपको हर्जाना भी उस व्यक्ति को देना होगा, और उसको सज़ा भी दी जाएगी यदि वो आपके पैसे को नहीं लौटा रहा है। लेकिन आपका पैसा वापस मिल करके रहेगा यदि आपका वास्तव में जो है वो उसका चेक बाउंस हुआ था और आपको आपकी रकम नहीं मिली है। तो कानून हमेशा आपके साथ है, बशर्ते कि आप सही कानूनी रणनीति का पालन करें और कानून के हिसाब से चले। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करें कि जो चेक बाउंस हुआ है उसके पैसे तुम नहीं लौटा रहे हो और आप लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो ऐसे में मामला आप पर उल्टा पड़ सकता है।
तो हमेशा ध्यान रखिए कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए और कभी भी ऐसा कुछ ना करे जो आपके मामले में आप ही के विरोध में खड़ा हो जाए। तो इन सावधानियों को बरत करके आप बहुत ही जल्द चेक बाउंस का मुकदमा जीत सकते हैं और उस व्यक्ति से पैसा वापस ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि यदि चेक बाउंस हो जाए तो उसके पैसे वसूलने का क्या कानूनी तरीका होता है। यदि इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव आप देना चाहें तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाया जाए तो उसके लिए भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।